नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गर्मागर्म बहस देखने को मिली। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथम की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई की है। ये बहस कल भी जारी रहेगी। हम आपको बता दें कि कैसे कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने कानून के खिलाफ जोरदार तर्क दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा है कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकारियों का उल्लंघन कर रही है और धार्मिक मामलों में ये दखल दे रही है। सिब्बल ने आगे कहा है कि संसदीय कानून के जरिए ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है, वह एक धर्म के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। आपको बता दें कि अधिनियम में कई प्रावधान अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। इस्लाम में उत्तराधिकारी मृत्यु के बाद मिलता है और वो इससे पहले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। कानून लागू होने के बाद जिन संपत्तियों की वक्फ के तौर पर पहचान हुई है, उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। सिब्बल की दलीलों पर जज ने कहा है कि सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाए हैं, इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी समुदायों पर लागू होता है। इसके बाद सिब्बल ने कहा है कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। कानून लागू होने के बाद बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार में कोई ये बताने वाला कौन होता है कि इस्लाम धर्म में विरासत किसके पास जाएगी। सरकार संपत्ति की पहचान करके घोषित करेगी और ये वक्फ है या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस सवाल पर कपिल सिब्बल ने इस तरह के सवाल जो है वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार तर्क कोर्ट के सामने रखा है। इस तरह के सवाल कोर्ट के सामने रखे हैं और अब देखना यही है कि आगे की जब सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से इस पूरे सवाल पर क्या जवाब आता है और क्या फैसला होता है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। देखिए, बिल्कुल कोर्ट कन्विंस हुआ और कोर्ट पहले से भी जानता था, ये बेंच पूरा समझती थी कि ये मामला क्या है। बेंच ने 4 पॉइंट को है रेज किया। उसमें बेंच ने पहले कहा कि नोटिस तो हम इस पे इशू करेंगे। जो सॉलिसिटर जनरल है उसको कहा कि हम आपको नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, नोटिस इशू करेंगे हम, लेकिन हम इसके ऊपर ये कोई पार्लियामेंट एक्ट बनाती है तो उसके ऊपर स्टे नहीं लगाते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये केस एक एक्सेप्शनल केस है जिसके लिए हम इस पे इंटरिम स्टे देंगे, हम इस पे इंटरिम रिलीफ देंगे। इंटरिम रिलीफ जो है
कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका, और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। तो तुषार मेहता लिटरली गिड़गिड़ाने लगे कोर्ट के सामने कि हमें और सुन लिया जाए, हमें और टाइम दे दिया जाए, हमें कल के लिए रख दिया जाए। तो जज ने काफी रेजिस्ट होकर के फिर हमने भी कहा कि ठीक है, आप इनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, मिस्टर मेहता को आप सुनिए, और फिर हम भी कल और कुछ सुनाएंगे कोर्ट को। और कल 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया, और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि अब मिस्टर मेहता हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। जी, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह।